गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक वितान है उसका जो पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित वो पढ़ेंगे। अब सिल्वर वेडिंग में मनोहर श्याम जोशी ने क्या दर्शाना चाहा है, ये एक लंबी कहानी है और इस लंबी कहानी के माध्यम से जो उन्होंने हमें कहना चाहा है तो इसमें स्पष्ट किया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज, आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जो हमारे मूल्य हैं वो कहीं घिसते चले जा रहे हैं, ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति हैं यशोधर बाबू जी। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति हैं जो यशोधर बाबू हैं और जो बदलते युग के साथ नई पीढ़ी की विचारधाराओं के सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण समहाउ इम्प्रॉपर जैसी स्थिति से असंतुष्ट रहते हैं। अब इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं यशोधर बाबू और यशोधर बाबू अपने एक मित्र के पद चिन्हों पर चलते हैं, वो हैं किशनदा। वो किशनदा के अपने जो उनके गहरे या ख़ास मित्र हैं किशनदा, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी की चाल के साथ चाल न मिलाकर यानी कि अपने बच्चों के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते और इस तरह से वो अपने बच्चों से ही वो उनको लगता है कि मैं इनकी स्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा, तो समहाउ इम्प्रॉपर जैसी स्थिति उनके जीवन में आ जाती है और वो अपने जीवन से ही असंतुष्ट हो जाते हैं। जो हुआ होगा, अब जो हुआ होगा में यथास्थिति का भाव है तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति रहती है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। अब पाठ का सार इस प्रकार है। यशोधर बाबू और उनका व्यक्तित्व। सबसे पहले हम जानते हैं यशोधर बाबू के बारे में और उनका व्यक्तित्व कैसा था, यशोधर बाबू कौन थे। अब यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। अब इस कहानी के आधार पर हम जो पहले पात्र हैं हमारे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है किंतु आधुनिक विचारधारा के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में भी वे समय पर पहुंच जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक भी दफ्तर में बैठे रहना पड़ता है तो वो प्रसन्नचित्त होकर काम करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड से आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबूजी से बदतमीजी से बात की, फिर भी बाबूजी ने उनकी धृष्टता को अनदेखा किया और यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय पिलाई। अब क्या हुआ कि एक बार दफ्तर में सभी लोग काम कर रहे हैं और एक लड़के ने उनको कहा, असिस्टेंट ग्रेड में जो आया था, नया लड़का था, नई पीढ़ी का है, अब उसको अपने से बड़ों से बात करने का तरीका शायद कुछ कम ही पता था क्योंकि वो अपने संस्कारों आजकल की पीढ़ी के बारे में बताया है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी हैं, उनमें संस्कारों के किस कदर घटते हुए मूल्य हो रहे हैं, घटते हुए संस्कार हो रहे हैं और उन्हीं के बारे में बताया है इसमें। तो जो असिस्टेंट ग्रेड का जो नया सा लड़का था चड्ढा, अब उसने अपने यशोधर बाबू को कहा कि अपनी चूनेदानी को देखिए ज़रा 5 से ऊपर का टाइम हो गया है। उसने कहा कि किस चूनेदानी की बात करें, उसने कहा कि अपनी घड़ी को देखिए कि 5 से ऊपर का टाइम हो गया है और आपकी तरह आपकी घड़ी भी शायद सुस्त हो गई है। अब उसने कहा कि मेरी घड़ी सुस्त नहीं है, मैं तो डेली अपनी घड़ी को दूरदर्शन से मिलाता हूँ और इसीलिए मेरी घड़ी का टाइम बिल्कुल ठीक है, आप अपने नई चाल की घड़ियों को सही कीजिए। और उसने देखा कि 5:05 ही हुए हैं तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम छुट्टी करो। और उसने कहा कि ये जो मेरी घड़ी है ये मुझे मेरी शादी में मिली थी। अब उन्होंने पूछा तुम्हारी शादी कब हुई थी। अब अपनी शादी के बारे में वो बताते हैं तो उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी वहाँ पर कार्य कर रहे थे कि आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, यानी कि आज आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है। उसको एकदम से ध्यान आ रहा है, हाँ आज तो मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है, एनी हाउ कोई बात नहीं होगी। अब उन लड़कों ने कहा कि नहीं, अब तो पार्टी बनती है। अब पार्टी के नाम पर वो थोड़ा मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि ये सब बड़े लोगों के चोचले होते हैं या ये हमारे संस्कारों में ऐसा कुछ नहीं होता पार्टी वार्टी, लेकिन वो नहीं माने। अब बाकी कर्मचारी भी कहने लगे तो उसने 10 का नोट निकाल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस 10 के नोट से क्या मिलेगा।
क्या आएगा, सभी के लिए तो चाय भी नहीं बन पाती इससे। तो उन्होंने एक दस्का और ऐसे निकालते हुए और वो वहाँ से चल दिए। अब उन बाकी कर्मचारियों ने चाय पी और मट्ठी खाई, लेकिन वो वहाँ से निकल चुके थे। अब यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का क्या महत्व है? अब यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा जो उनके मित्र थे उनका क्या महत्व है, ये इस पर प्रकाश डाला है। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व एक गुरु के जैसा है, क्योंकि जब यशोधर बाबू जी गाँव से दिल्ली आए थे, यशोधर बाबू जी जब गाँव से दिल्ली आए थे या शहर में आए थे, तब किशनदा ने ही उन्हें अपने यहाँ पर पहले तो मैस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में वे सदैव उनके साथ बने रहे थे। अब किशनदा ने विवाह नहीं किया था। जब किशनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनकी बिरादरी से उनकी मृत्यु का कारण पूछा, तो उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्त कर दी, अर्थात सही कारण का किसी को भी पता नहीं चला। यशोधर बाबू जीवन भर किशनदा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे। जब किशनदा शहर में थे और उस समय यशोधर बाबू गांव से आए थे। यशोधर बाबू जब गांव से दिल्ली आए थे तो उनके लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं था और ना ही उनके पास कोई नौकरी थी। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात यशोधर बाबू से हुई थी। यशोधर बाबू ने उनको नौकरी दिलाई। उनको अपने यहाँ पर जब तक नौकरी नहीं मिली थी तब तक वहाँ अपने मैश का उनको रसोइया रखा, उनको कुछ पैसे भी देते रहे और धीरे धीरे उनको अपने ही दफ्तर में नौकरी दिलवाई और अपने पास उनको रखा। तो उन्होंने उसकी बहुत सहायता की थी। तो एक गुरु की तरह से वो उसको शिक्षा देते थे, यानी कि हर सुझाव देते थे और एक पिता या बड़े भाई की तरह से उसका ध्यान रखते थे। लेकिन आज जो हैं इस मोड़ पर वो खड़े थे कि अपने पिता और भाई तुल्य जो उनके यशोधर बाबू जो उनके मित्र थे, आज उनको वो रहने के लिए स्थान नहीं दे पाए थे, क्योंकि यशोधर बाबू के रिटायरमेंट का समय बहुत नज़दीक था। उन्होंने अपनी शादी नहीं कर रखी थी और वो अकेले रहते थे। अब जो सरकारी क्वार्टर थे वो भी छूट गए थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि शायद कुछ दिन के लिए मैं इनके पास रह सकूं। तो उनकी पत्नी ने, जो यशोधर बाबू की जो पत्नी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमारे पास इनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और हालांकि जो यशोधर बाबू चाहते थे कि किशनदा मेरे पास रहें कुछ दिनों तक ही सही, लेकिन उनकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया था। वो चाहते हुए भी मजबूरन उनको अपने पास नहीं रख पाए थे। यशोधर बाबू की विवशता रही थी। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। अब यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। हाँ, लोग उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती तो वे सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते थे। सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ मतलब गलत होना। अब जब बच्चे उनसे कोई बात नहीं पूछते तो वो यशोधर बाबू कहते कि सम हाउ इम्प्रॉपर है, यानी कि मुझे ये बातें कुछ गलत लग रही हैं, लेकिन सही रूप से वो उन पर अपना निर्णय नहीं थोप पाते थे। अब यशोधर बाबू और उनका परिवार, यशोधर बाबू का परिवार कैसा था और उसमें कौन कौन रहते थे? अब यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 पुत्री थी। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी 1 पत्नी और 3 बेटे और 1 पुत्री हैं। अब उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये प्रति माह पर काम करता है और दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। अब यशोधर बाबू जो पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका जो परिवार है वो बिल्कुल आधुनिक विचारों के समर्थक हैं। अब इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नई पीढ़ी के नए विचारों वाले हैं, लेकिन यशोधर बाबू थोड़ा सा पुराने विचारों वाले हैं और वो भी किशनदा के पद चिन्हों पर चलने वाले। तो अपने परिवार के साथ ही उनका छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार मतभेद होता रहता है। तो इस प्रकार उनका मन जो है अपनी गृहस्थी में नहीं लग पाता, अब घर में नहीं लग पाता। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी है। जो उनकी पत्नी है यशोधर बाबू की, वो भी अपने बच्चों के साथ उनके रंग में रंग चुकी हैं। और यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर ये जो बच्चे हैं वो उन्हें चुप करा देते हैं। और
ये कहकर कि जब पिताजी आपको किसी बात का पता ही नहीं है तो हम आपसे क्यों पूछें। और बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना उनके परिवार को बिल्कुल भी नहीं सुहाता। उनके पिताजी हालांकि इतने धार्मिक नहीं है, लेकिन आजकल उनका जो है परिवार में मन नहीं लगता, इसीलिए वो दफ्तर से आते आते मंदिर चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय गीता सुनते हैं और कुछ भजन कीर्तन जो होता है थोड़ी बहुत देर तक सुन लेते हैं, और जब शाम हो जाती है तो अपने घर आ जाते हैं। और उनके बच्चों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि पिताजी जो मंदिर में जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं या गीता पाठ सुनते हैं, वो मानते कि इतने भी उम्र आपकी अभी नहीं हुई है। और वो क्योंकि वो नई नई रीतियों को अपनाने वाले बच्चे हैं, नई नई परंपराओं को अपनाने वाले बच्चे हैं, और पुरानी पीढ़ियों की जो या संस्कार जो उनके चले आ रहे हैं उनको वो छोड़ने वाले मतलब छोड़ चुके हैं। अब जो उनके आधुनिक बच्चे हैं वो पुरानी परंपराओं को नहीं मानते, ना ही कोई तीज त्यौहार को मानते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो तो नई पीढ़ी के हैं, इसीलिए वो नई नई मान्यताओं को मानते हैं। जबकि यशोधर बाबू सोचते हैं कि मेरे बच्चे जो भी कोई काम करें मुझसे पूछ कर करें, और यहाँ तक कि कम से कम ना पूछे तो कम से कम सलाह तो ले। अब मुझसे पूछ कर कोई कार्य नहीं करते या कोई सामान मुझसे बिना पूछे ले आते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो उनको मुझसे सलाह लेनी चाहिए, आखिरकार उनका पिता जो हूँ। लेकिन बच्चे जब ये कहकर टाल देते हैं कि जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है या पता ही नहीं है तो आपको उनके बारे में क्या बताया जाए। तो इस प्रकार जो है आपस में मतभेद चलता रहता है। अब यशोधर बाबू की जो सिल्वर वेडिंग है उसके बारे में ये बताते हैं। अब बाबूजी को पता ही नहीं था, अब पिताजी को यानी कि यशोधर बाबू को पता ही नहीं था कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग है, या उनके बच्चे जो है उनकी सिल्वर वेडिंग को इस तरह से मना रहे हैं। घर में सालगिरह की पार्टी चल रही है, उनकी 25वीं सालगिरह है और सालगिरह की पार्टी घर में चल रही है, जबकि उनको खुद को पता ही नहीं है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक कभी लड्डू भी नहीं आए थे, उसकी शादी की सालगिरह की पार्टी बहुत आधुनिक रीति रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट ही दिया। हालांकि कहीं ना कहीं यशोधर बाबू अपने बच्चों से प्रसन्न भी हैं, और वो सोचते हैं कि मैं इतना अनाथ था कि मेरे कभी जन्मदिन पर भी किसी ने लड्डू नहीं बांटे थे, और आज मेरे बच्चे मेरे 25वीं सालगिरह को इतने धूमधाम से मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। लेकिन उनको इस बात का ज़रूर दुख होता है कि कम से कम मुझे बता तो देते कि मेरी शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। अब जो है उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्होंने पार्टी की सालगिरह में जो है एक ड्रेसिंग गाउन दिया है उपहार में। अब एक ड्रेसिंग गाउन उपहार में उनको दिया है और कहा है कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसको अवश्य पहनकर जाएं। अब उनकी आंखों के जो कोरे थे जो वो ज़रा से नम हो गए। अब उनकी आंखें जो हैं भर आई, उनकी आंखों से पानी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो सोचते थे कि ये हमारे आधुनिक बच्चे हैं जो कि जिम्मेवारियों को बोझ लेने से परे हट रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि मुझे तुम ये कहते कि पिताजी अब आप बड़े हो गए हो, अब आप आराम करो और कल से दूध हम लेकर आया करेंगे तो मुझे अच्छा लगता, बजाय ये कहने के कि आपको मैंने ऊनी गाउन जो है या ऊनी ड्रेसिंग गाउन मैंने आपको उपहार स्वरूप दिया है और कल से आप इसको पहन के दूध लेने जाएंगे। तो उनको बहुत बुरा लगा। मन ही मन वो अपने आप को कचोट रहे थे और उनके मन में किशंदा जैसे उतर आए थे। अब क्योंकि वो भी उसी तरह का ऊनी गाउन पहनते थे और उसको पहनकर उनको लगा कि उनके अंगों में एकाएक किशनदाजी उतर आए हैं। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में आए परिवर्तनों को दर्शाती है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भले ही हम नए रीति रिवाजों को अपनाएं, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो धरोहर हैं, हमारी पुरानी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमें उनको बिल्कुल भी एकाएक नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, उनमें जो हमें कुछ बुराइयां लगती हैं उनको हम बदल सकते हैं, लेकिन हमें पूर्णतः अपने रीति रिवाजों को छोड़कर और विदेशी त्योहारों को या विदेशी रीति रिवाजों को नहीं अपनाना चाहिए। भले ही हम आज भी कितने ही आधुनिक क्यों न हो जाएं, लेकिन हमें अपने माँ बाप के जो प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा फ़र्ज़ है, उसको हमें नहीं भुलाना चाहिए। ये एक नई पीढ़ी को मनोहर जोशी जी ने संदेश दिया है कि भले ही तुम कितने ही आधुनिक क्यों न हो जाओ, लेकिन अपने ज़मीन से, अपने संस्कारों से हमें जुड़े रहना चाहिए और अपने संस्कारों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए और अपने माता पिता का इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए।
हालांकि वो जानबूझकर अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से जो यशोधर जी हैं वो आहत होते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपने माता पिता को या हम अपने बड़ों का जितना मान करते थे, कम से कम उतना नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो ये भी हमारा मान रखें। तो ये सब बातें मनोहर श्याम जोशी जी ने सिल्वर वेडिंग के माध्यम से हमें बतानी चाहिए। और यदि हम इसको वर्ड टू वर्ड शब्द से शब्द मिलाकर पढ़ें तो ये बहुत बड़ी एक कहानी है, जिसको कि आप स्वयं पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने आपको पाठ का सार मात्र ही बताया है और कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।